अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आपका मिस्ट्री मेडिसिन की एक और कहानी में। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बच्चे ने एक दिन एक ऊजा बोर्ड से अपनी किस्मत का हाल जानना चाहा। अफसोस कि प्रेडिक्शन जब हुई तो वो हुई उस बच्चे की मौत की। ठीक एक हफ्ते बाद उसे बुखार होता है और खांसी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एक दिन वो ज़मीन पर गिर जाता है। यहीं से आगाज़ होता है हमारी आज की कहानी का। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं इसे क्या है। मेरा नाम डॉक्टर शुएब सादिक है। जिन्हें नहीं पता, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर और एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की स्टोरीज़ या इस तरह की रिव्यूज़ के बारे में पता चलता रहे। तो कहानी का आगाज़ होता है इन बच्चों से जो मिलके ऊजा बोर्ड के ऊपर खेल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट अ प्रेडिक्शन फॉर देयर फ्यूचर, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसका मेन कैरेक्टर है उस बच्चे के लिए प्रेडिक्शन आती है कि ही माइट डाई इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज। ठीक एक हफ्ते बाद इस बच्चे को बुखार और फिर खांसी शुरू हो जाती है एंड ही इज एक्सट्रीमली अनवेल। बिस्तर से उठते ही एक दिन वो ज़मीन पर गिर जाता है और यहीं से इसको हॉस्पिटल ले जाने का सफ़र शुरू हो जाता है। बच्चे के बाजू पे एक रैश का निशान होता है जो ब्लड टेस्ट के दौरान नज़र आता है। तो कुछ डॉक्टर्स को जब लग रहा होता है कि शायद निमोनिया हो, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को इस रैश को देखने के बाद ये डायग्नोसिस सही नहीं लगती। डॉक्टर हाउस से केस डिस्कस किया जाता है और उनको 2-3 डिफरेंशियल्स नज़र आते हैं। लीजनलोसिस, क्लेमिडिया या लाइम्स डिजीज़, जो कि इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। सो दे आर टॉप डिफरेंशियल्स और प्लान ये किया जाता है कि बायोप्सी की जाए इस रैश की और देखा जाए कि क्या चीज़ हो सकती है। बच्चे से हिस्ट्री ली जाती है और उससे पूछा जाता है कि इज़ ही सेक्शुअली एक्टिव। इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है। इवन तो इस बच्चे की उम्र कम है लेकिन पूछना ज़रूरी है। ये डिनाई करता है, मगर ये ज़रूर बताता है कि कुछ दिन पहले ऊजा बोर्ड का वो वाक़या हुआ था when he got a prediction that he might die in the next few days. Though doctors don't believe that, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पॉइंट है कि ये बच्चे बेसमेंट में किसी अपने कमरे में गए थे और वहाँ पर इन्होंने ये काम किया था। ये ज़रूरी हो जाता है कि उस जगह को जाके देखा जाए कि मोस्ट लाइकली कुछ क्लूज़ वहाँ से मिल सकते हैं। डॉक्टर्स उस जगह का मुआयना करते हैं जहाँ ये बच्चे मिल के खेल रहे थे। वहाँ से डॉक्टर्स को एनिमल हेयर मिलते हैं, जिससे सस्पेशन बढ़ जाता है क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एनिमल से इंसानों तक पहुँचती हैं। सो द सस्पिशन इज़ मोर टुवर्ड्स एन इन्फेक्टिव कंडीशन। माइक्रोस्कोप में देखने पर भी कुछ ऐसे फीचर्स दिखते हैं जिससे सस्पिशन ऑफ एन इन्फेक्टिव कंडीशन मज़ीद बढ़ जाती है। और एक कंडीशन है जिसे एंथ्रेक्स कहा जाता है, जो कि एनिमल से फैलता है, उसके सस्पिशन काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी दौरान अचानक से बच्चे की सांस उखड़ने लग जाती है एंड ही बिकम्स एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। उसकी अचानक से बिगड़ती हुई कंडीशन को देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको इंट्यूबेट किया जाए। बेसिकली इसकी सांस की नाली के अंदर एक ट्यूब को डाला जाता है और फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक मशीन के साथ जिसे वेंटिलेटर कहा जाता है। और इस तरह से अब वेंटिलेटर के थ्रू आर्टिफिशियली पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और इसकी सांस को मेंटेन रखा जाता है। डॉक्टर्स डिफरेंशियल्स को रीडिस्कस करते हैं। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि प्रोबेबली पेशेंट हैज़ सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें आपके अपने सेल्स आपकी अपनी बॉडी के दूसरे सेल्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और सार्कोइडोसिस के अंदर सांस की तकलीफ भी शुरू हो जाती है, रैश भी हो जाता है। ये सब चल ही रहा था कि डॉक्टर्स नोट करते हैं कि पेशेंट के बाजू में जो रैश इनिशियली नोट की गई थी, जो लाल रंग की थी, अब काले रंग की होती जा रही है। एंथ्रेक्स के अंदर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि स्किन रैश टर्न्स ब्लैक और एस्कार इसको कहा जाता है। सो अगेन डायग्नोसिस इन दोनों के बीच में है, मगर लाजमी नहीं है कि दोनों अलग अलग हों, दोनों साथ भी हो सकते हैं। इनफैक्ट एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी फ्लेयर अप हो सकती है या इनसाइट हो सकती है। डॉक्टर्स इसी दौरान नोट करते हैं कि पेशेंट की कमर में इसी तरह की रैश मौजूद है। इनफैक्ट ये रैश अब एक फोड़ों की सूरत अख्तियार कर चुकी है और फूटने लग गई है।
which is basically recipe for disaster, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इन्फेक्शन ही हो सकता है और फिर सब्सिक्वेंटली एक कंडीशन होती है जिसे सेप्सिस कहा जाता है, जिसमें इन्फेक्शन और बैक्टीरिया ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। डॉक्टर हाउस को लगता है कि probably we are still dealing with an autoimmune condition, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन ही है और शायद हमें पेशेंट को स्टेरॉइड्स देने चाहिए। तो स्टेरॉइड्स जो कुश्तों में इस्तेमाल की जाती है हमारे रीजन के अंदर या देसी इलाकों में अमूमन इस तरह की कुश्ते दिए जाते हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट और अच्छा फील करते हैं। बेसिकली मेडिसिन के अंदर दे आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स और ये उसी तरह से समटाइम्स फॉल्स रीअश्योरेंस देते हैं पेशेंट को और अच्छा फील करवाते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स ऑटोइम्यून कंडीशन में एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट भी हैं। सो अगर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ हो तो उसमें स्टेरॉइड्स का एक कलीदी किरदार होता है। सो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट था कि इस पेशेंट को स्टेरॉइड्स पे शुरू कर दिया जाए। लेकिन याद रहे कि स्टेरॉइड्स इन्फेक्शन में कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन स्टेरॉइड्स की वजह से रैम्पेंट हो जाता है, काफ़ी बढ़ सकता है। पेशेंट शुरू में काफ़ी अच्छा फील करता है और वही होता है जिसका डर था, पेशेंट अब मज़ीद बीमार होने लग जाता है। तो स्टेरॉइड्स ने जो एक इनिशियल अच्छा इफेक्ट किया था अब वो ख़त्म हो जाता है और ये बीमारी शदीद और रैम्पेंट हो जाती है। एक और टेस्ट में पेशेंट को पानी का एक ग्लास दिया जाता है जो पेशेंट होल्ड नहीं कर पाता और उसके हाथ से गिर जाता है। ये निशानी होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, यानी नर्व्स में कोई मसला है। और अब सवाल ये पैदा होता है इस रैश के साथ अचानक नर्व्स में क्या मसला पैदा हो सकता है। डॉक्टर्स न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस सस्पेक्ट करते हैं, जो एक बीमारी है जिसमें नर्व्स के अंदर भी प्रॉब्लम होता है और रैश भी समटाइम्स दिखती है। तो इस तरह की रैश नहीं होती, मगर ये फैसला करते हैं कि हमारा स्कैन किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इस स्कैन के अंदर भी कुछ नज़र नहीं आता। डॉक्टर हाउस को याद आता है इस बच्चे के फादर ने एक जिक्र किया था कि वो इंडिया किसी सिलसिले में गया था। दैट्स अ बिग क्लू। और साथ ही साथ उसके फादर के बाजू में भी किसी तरह का पेन रहा है एक अरसे पहले। सो उससे पूछने पर पता चलता है कि बेसिकली आज से कुछ साल पहले इसका फादर इंडिया गया, वहाँ पर एक फेक गुरु के चक्कर में पड़ा और कुछ पैसे गवा दिए और अब शर्मिंदगी के बाइस बता नहीं सका किसी को। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिस हो गया इस सिलसिले में। सो यहाँ से एक डायग्नोसिस बनती है कि probably this patient has something called leprosy. सो लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेप्रेसी के अंदर इंसान के इम्यून सिस्टम में काफ़ी कमी आ जाती है, यानी उसके डिफेंडिंग वाइट सेल्स काफ़ी कम हो जाते हैं और इसी वजह से इस पेशेंट में शायद एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन भी हुआ। तो बेसिकली देयर आर टू डायग्नोसिस, लेप्रेसी और उसके ऊपर से इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से एंथ्रेक्स भी हो सकता है। और यही वजह थी शायद जिसकी वजह से स्टेरॉइड्स देने पर भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं हुआ, बल्कि बिकॉज लेप्रेसी इज़ एन इन्फेक्शन, स्टेरॉइड्स की वजह से चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई। डॉक्टर हाउस थैलिडोमाइड नाम की एक मेडिकेशन को शुरू करवाते हैं और मकसद ये होता है कि इम्यून सिस्टम को छेड़े बग़ैर इमीडिएटली लेप्रेसी के ख़िलाफ़ इसको बेसिकली दिया जाए और लेप्रेसी को कंट्रोल किया जाए। ट्रीटमेंट अपना काम दिखाना शुरू करती है और पेशेंट और उसके फादर को भी ये दवा दी जाती है। बोथ ऑफ देम स्टार्ट गेटिंग बेटर, इम्प्रूवमेंट काफ़ी विजिबल होती है, रैश कम हो जाती है और ओवरऑल भी ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। लेप्रेसी, जिसे जज़ाम उर्दू में कहा जाता है, ये काफ़ी कदीमी बीमारी है और हज़ारों साल पहले भी निशान पाए जाते हैं कि ये बीमारी ह्यूमंस में रही है। ये बेसिकली मुतासर करती है टच करने से, सो कांटेक्ट से ये बड़े आराम से फैल सकती है दूसरे तक। शायद इसलिए पुराने अदवार में इससे काफ़ी डरा जाता था और लोगों से बेसिकली लोगों को अछूत समझा जाता था जिनको लेप्रेसी या जज़ाम हुआ करता था, या फोड़ की बीमारी भी इसे कहा जाता है। मगर अब ऑब्वियसली साइंस ने तरक्की कर ली है, कांटेक्ट से स्प्रेड अभी भी करता है, लेकिन आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ टच ना करें, स्पेशली उन फोड़ के निशानों को या उन ज़ख्मों को जो ओपन हों। जो इम्पॉर्टेंट की फीचर्स हैं उसमें स्किन के अंदर लीजन्स यकीनन हैं, जिस तरह चेहरा काफ़ी डिसफिगर हो जाता है, फोड़ निकल आते हैं चेहरे में, बॉडी के ऊपर, अपर बॉडी के ऊपर, बाजू के ऊपर, टांगों के ऊपर। सो एक तो ये डिसफिगरमेंट काफ़ी होती है अनफॉर्चुनेटली, मगर उसके साथ साथ ये नर्व्स को काफ़ी मुतासर करता है
اور ایز اے رزلٹ کافی ویکنس ہو سکتی ہے بازوؤں کے اندر، ٹانگوں کے اندر. اور یہ ویکنس کافی نظر آئی ہمارے اس کیس کے اندر بھی، جب اس نے پانی کا گلاس پکڑنا چاہا مگر نہیں پکڑ سکا. تو یہ بیسکلی موٹر نیوروپیتھی تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نروز کی ویکنس، جسے اور اس موٹر نیوروپیتھی کی وجہ سے یہ کوئی بھی کام پراپر انداز سے نہیں کر پا رہا تھا. سینسری نیوروپیتھی بھی ایک فیچر ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ فیلنگ یا سینس آف ٹچ بھی کافی متاثر ہو سکتا ہے اسکن کے اندر. لیپرسی میں اس کے علاوہ نظروں کی کمزوری بھی ایک فیچر ہے جو ہو سکتی ہے. اور سیکشول ڈسفنکشن یا ایریکٹائل ڈسفنکشن جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی ان پیشنٹس میں ہو سکتا ہے. ان پیشنٹس میں انفارچونیٹلی گردوں کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. جو 2 بیکٹیریا اس میں عموماً قصوروار ہوتے ہیں، انہیں مائکو بیکٹیریم لیپری یا پھر لیپرومیٹوسس کہا جاتا ہے، جو مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی فیملی سے ہیں، یعنی ٹی بی کی بیماری کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مور اور لیس. لیکن ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ سیٹ آف بیکٹیریا ہیں، اس لیے ڈفرینٹ طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. لیپرسی یا ڈزام کا علاج موجود ہے اور کافی آسان ہے. سو اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے یا سسپیشن ہو کہ کسی ایسے پیشنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا گیا ہے جس کو لیپرسی ہے، سو بہت ایزیلی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی آج کے اس دور میں. سو ٹائمز ہیو ڈیفینیٹلی چینجڈ. بہت شکریہ ونس اگین فار جوائننگ می ان دس ایپیسوڈ. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، اور اف یو وانٹ مور آف دیز ایپیسوڈز لیٹ می نو ان دا کامنٹ باکس. سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.